सावित्री का बेटा और बेटी एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया तो दो पोतियों के साथ वो रहने लगी। वैष्णवी उनके घर खाना दे आती तो उसकी सास और नंदों को बहुत बुरा लगता। तो वो रजत से कहती, तुम्हारी पत्नी पड़ोसी को सब कुछ दे आती है, हमने उनका ठेका नहीं लिया। ये सुनकर रजत ने वैष्णवी को मना कर दिया, लेकिन वैष्णवी अपने हिस्से का खाना उन्हें दे आती। जब रजत को पता चला तो उसने वैष्णवी को उनके घर भेज दिया और बोला, इनको खुद कमाकर खिलाओ और वापस ना आना। काफ़ी दिन गुजर गए तो रजत एक रात वैष्णवी की खबर लेने सावित्री के घर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पड़ोसियों के घर शोर मचा हुआ था। ऊंची ऊंची आवाज़ में लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। किचन में आटा गूंथती वैष्णवी घबराकर बाहर निकली। माँ जी, बराबर में क्या हुआ है? उसने सास से पूछा, जो खुद पड़ोसियों के घर जा रही थी। आवाज़ों से तो लगता था कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वैष्णवी ने जल्दी से आटे की परात को ढका और हाथ धोकर सास के पीछे निकल आई। पड़ोस के घर का दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उनके घर के दरवाजे पर जमा हो रहे थे। वैष्णवी की सास लपक कर पड़ोसियों के घर अंदर चली गई। वैष्णवी भी उनके पीछे अंदर चली गई और उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उसके पड़ोसी सावित्री का बेटा और उसकी पत्नी आज सुबह किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। उनकी गाड़ी किसी बड़े ट्रक ने अपने नीचे लाकर बुरी तरह से कुचल दी थी। उस समय दोनों पति पत्नी की लाशें घर के आंगन में रखी हुई थीं और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वैष्णवी को धक्का सा लगा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? उनके ये पड़ोसी बहुत अच्छे थे। सावित्री के साथ वैष्णवी की अच्छी बनती थी। उसकी दो छोटी छोटी पोतियां थीं, 3 साल की और 5 साल की। वैष्णवी ने गर्दन घुमाकर बेटियों को तलाश किया। वो दीवार के साथ लगी सहमी खड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था और डरी नज़रों से आंगन में रखे माँ बाप की अर्थी को देख रही थीं। वैष्णवी का दिल बैठने लगा। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। सावित्री लाठी टेकते हुए अंदर से बाहर निकल रही थी। इस उम्र में इतना बड़ा दुख उन्हें तो संभालना ही मुश्किल हो रहा था। वह बेटे और बहू की लाशों के पास आकर ढेर सी हो गई। उनका दुख देखकर वैष्णवी से बर्दाश्त न हो रहा था। उसका दिल बैठने लगा, क्योंकि ये दृश्य जाना पहचाना था। बिल्कुल इसी तरह उसके माता पिता ने भी तो एक दुर्घटना में अपनी जान खो दी थी। उसे उसकी बूढ़ी दादी ने पाला था। बीते समय के उन कठोर पलों को भला वो कैसे भूल सकती थी, जब खाने को कभी कुछ होता और कभी ना होता। वैष्णवी की आंखों से आंसू बहने लगे। इन दोनों छोटी मासूम बच्चियों का भविष्य उसे साफ नजर आ रहा था। दादी रोते रोते बेहाल हो रही थी। वैष्णवी लपक कर उनके पास जा पहुंची। मोहल्ले की कई औरतें भी आई थीं और उन्हें सांत्वना दे रही थीं, मगर वो सब वक्ती था। आखिरकार इस सब से तो उन्हें अकेले ही लड़ना था। चलो वैष्णवी, अब घर चले जाकर कुछ खाना भी बना, मुझे तो भूख लग गई है। इनके लिए खाना आने में भी तो अभी समय लगेगा। वैष्णवी की सास ने उसे टोका था। वैष्णवी ने मुड़कर बेबस निगाहों से सास को देखा। ऐसे समय पर भी वो नहीं चूक रही थी। वैष्णवी इन दोनों छोटी लड़कियों को सीने से लगाए उन्हें खामोश कराने की कोशिश कर रही थी, मगर सास की बात सुनकर वो मजबूरन वहां से उठ गई। सास भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल आई थी। ऐसी जगहों पर उनका दिल घबराया करता था और शादी जैसे मौके पर वो पूरी पूरी रात न सोती थीं। अब भी आते ही उन्होंने वैष्णवी को किचन में घुसा दिया। वो खाना बनाने लगी, मगर उसका दिल पड़ोस में होने वाली दुर्घटना में ही लगा रहा। नंद कॉलेज से पढ़कर आ गई थी। दूसरी नंद सोकर 12 बजे उठती थी। जब वैष्णवी ने खाना बना लिया तो दोनों नंदे हाथ मुंह धोकर खाने के पास आकर बैठ गईं। खाने के दौरान भी वो पड़ोस में होने वाली दुर्घटना के बारे में बात कर रही, मगर वैष्णवी के गले से एक कॉल भी न उतर रहा था। माँ जी, मैं पड़ोस में चली जाऊँ, अर्थी उठने का समय हो रहा है। उसने सास से अनुमति मांगी। जब खाना खाकर सोने तैयारी कर रही थी। हाँ हाँ, चली जा, उन्होंने जान छुड़ाई। वैष्णवी फौरन साथ वाले घर में चली आई, जहाँ रो रोकर सावित्री का गला बैठ चुका था। दोनों छोटी लड़कियां भी रो रोकर अपनी आंखें लाल कर चुकी थीं। वैष्णवी उनके पास आकर बैठ गई। रो मत बेटा, बस माँ जी आप भी धैर्य रखो, वैष्णवी ने उन्हें प्यार से समझाया। अर्थी उठाने के लिए आदमी अंदर आ गए थे। एक बार फिर से चीखो पुकार मच गई। वैष्णवी ने दोनों मासूम बच्चियों को अपने सीने से लगा लिया। उसे रह रहकर अपना बचपन याद आ रहा था। इन लड़कियों में अपना बीता समय देखते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शाम तक घर औरतों से तकरीबन खाली हो गया था। जो दूर के कुछ रिश्तेदार थे बस वही रह गए थे, मगर ये मेहमान भी सिर्फ 13वीं तक ही रहे। जिस दिन 13वीं का खाना चला, सब ने खाना खाकर अपने अपने घरों की राह ली। गंदे बर्तनों का ढेर वहीं आंगन और चारपाई पर पड़ा रह गया। वैष्णवी की सास और दोनों नंदे भी दिखावे साफ अफसोस करने के लिए अपने घर जा चुकी थी। वैष्णवी जल्दी चल, मुझे चाय बना कर दे। उसकी सास ने बाहर निकलते निकलते उसे आवाज़ लगाई। वैष्णवी ने एक नज़र पलट कर देखा। घर गंदगी से हटा पड़ा था। दोनों छोटी बच्चियां बिखरे बाल और गंदे कपड़ों के साथ आंगन में बैठी हुई थीं। बूढ़ी दादी अंदर चारपाई पर लेटी थी और खांस रही थी। उनमें तो चारपाई से उठने की भी शक्ति न थी। इस उम्र में जवान बेटे और बहू का दुख ही उनके लिए काफ़ी था। वैष्णवी का दिल दुख से भर गया। कोई एक आदमी भी उनके घर में न रुका था।
कैसे रिश्तेदार थे जिन्हें उनकी तकलीफ का एहसास ही न था। वैष्णवी का दिल न माना कि वो इन सबको इस हाल में छोड़कर अपने घर चली जाए। उसके पति रजत के आने में भी काफ़ी समय था। उसने जल्दी जल्दी से बर्तन समेटने शुरू कर दिए। दोनों छोटी नन्ही नन्ही बच्चियों से बर्तन समेटते देखा तो लपक कर उसकी मदद करवाने लगी। नन्हे नन्हे हाथों से किचन की सिंक में उन्होंने सारे बर्तन रखवा दिए। वैष्णवी मुस्कुराती उन्हें देख रही थी। वैष्णवी ने बर्तन धोना शुरू किए तो वो एक पहाड़ था जो ख़त्म होने का नाम ही न लेता था। बर्तन धोते धोते उसकी कमर अकड़ गई। फिर उसने झाड़ू उठा लिया और पूरे घर की सफाई करने लगी। जिस समय वो सफाई करके घर समेट चुकी थी उस समय रात का अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। वो एकदम चौंकी। भगवान, रात हो गई, मैं अभी तक यहाँ हूँ। वो तो भूल ही गई थी कि सास ने उसे चाय बनाने का कहा था। जल्दी से लपक कर वो बाहर आई। वैष्णवी घर वापस आई तो सास का मूड बहुत ख़राब था। कर आई सेवा पड़ोसी की, अपनी बूढ़ी सास का तो ख्याल ही नहीं आया तुझे। भूख से मैं मरूं या जीऊं, तुझे तो बस लोगों के सामने अच्छा बनने का शौक है। आज आ जाए मेरा रजत, बताती हूँ उसे कि सुबह से खाने तक का नहीं पूछा। मुझ बूढ़ी जान को तूने और पड़ोसियों के घर में झाड़ू तक लगाई जा रही है। सास तो एकदम शुरू ही हो गई थी। वैष्णवी घबरा गई, मगर इससे पहले कि वह सास को कोई सफाई देती, अचानक दरवाजे पर रजत की मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आई। बहुत मामूली सी नौकरी करता था, घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे करता था। जिस समय वो थका हारा घर के अंदर आया, माँ मुंह पर दुपट्टा रख के ऊंचा ऊंचा रो रही थी। रजत घबरा गया। क्या बात है माँ, इस तरह क्यों रो रही हैं? वो लपक कर माँ के पास गया, उनका हाथ थामना चाहा, मगर सास ने उसका हाथ झटक दिया। अरे अपनी पत्नी से पूछ कि मैं क्यों रो रही हूँ, इसके कारण तो मेरा दिल दुख से भरा रहता है। उसने आज सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया, सर दर्द से फट रहा था मेरा। इससे चाय मांगी थी, उसने चाय बनाकर नहीं दी, सिर्फ पड़ोस की सावित्री के पैर दबाती रही ताकि वो ठीक हो जाए। भला मुझ बूढ़ी जान का क्या कसूर है? अगर उनका बेटा और बहू मर ही गए हैं तो ये अगर उनका ख्याल रखेगी तो मेरा कौन रखेगा? इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वैष्णवी की सास ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। वैष्णवी का मुंह खुला का खुला रह गया। रजत अचानक गुस्से से उसकी ओर मुड़ा। ये क्या हरकत है वैष्णवी? पड़ोस के घर हादसा हो गया है, वो तो ठीक है, मगर तुम अपने घर को तो अनदेखा मत करो। अपने घर को आग क्यों लगा रही हो? तुम्हें शर्म आनी नहीं आई? सारा दिन मेरी बूढ़ी माँ को भूखा रखते हुए। रजत ने वैष्णवी को इतनी बातें सुनाई कि वहीं खड़े खड़े उसकी आंखों में आंसू आने लगे। रजत को इतना नजर ना आया कि घर में वो दो जवान बहनें भी बैठी हैं जिनका सारा दिन काम मोबाइल चलाना या गाने सुनना होता है। वो भी तो माँ का खाना या चाय बनाकर दे सकती थीं। अब यहाँ खड़ी होकर आंसू मत बहाओ, जाओ अंदर और जाकर माँ के लिए खाना बनाओ और हाँ, चाय भी बनाकर देना। उसके बाद यहाँ बैठकर उनके पैर दबाना जब तक कि वो सो ना जाए। रजत ने आदेश जारी कर दिया। खुद वो खाना खाकर आया था। वैष्णवी को अच्छी तरह पता था कि माँ खाना खा चुकी हैं। पड़ोस के घर में 13वीं थी, सास ने वहाँ भी 2 बार खाना खाया था। अब फिर उन्हें भूख थी। वैष्णवी खामोशी से किचन में आई। पड़ोस के घर से खाना आया हुआ था। वैष्णवी ने वो गर्म करके सास को दे दिया। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। वही बासी खाना दे दिया है, चल अब दे दिया है तो खा ही लेती हूँ। वैष्णवी पर एहसान करते हुए खाना खाने लगी। उसके बाद उन्होंने आधी रात तक वैष्णवी को किसी न किसी काम में लगा ही रखा। वैष्णवी के पैर दुखने लगे, मगर उसका दिल तो पड़ोस की उन दोनों मासूम बच्चियों में ही अटका हुआ था। पता नहीं उन दोनों ने खाना खाया होगा या नहीं। बूढ़ी दादी से तो चरपाई से हिला भी नहीं जा रहा था। सास आधी रात तक पैर दबाती रही, आखिरकार सो ही गईं। कमरे में जाने से पहले वैष्णवी ने दीवार से झाँककर पड़ोस में देखा। दोनों बच्चियां आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बेखबरी से सो रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। पास ही प्लेट में खाना रखा हुआ था। खाने में मिर्चें तेज थी। दोनों छोटी बच्चियों ने शायद तभी नहीं खाया। वैष्णवी को अफसोस होने लगा, मगर रात हो चुकी थी। वो उस समय उनके घर नहीं जा सकती थी। वो खामोशी से अपने कमरे में चली आई जहाँ रजत उसका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह वैष्णवी की सास ने नाश्ते के लिए शोर मचाया हुआ था। वैष्णवी उठी और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। एक नन सो रही थी, दूसरी नाश्ता करके कॉलेज गई। रजत भी जा चुका था। नाश्ते के फौरन बाद ही सास मोहल्ले का चक्कर लगाने निकल गई थी। वैष्णवी ने इधर उधर देखा, दीवार से झाँका। दूसरी तरफ चूल्हा ठंडा था, पूरी तरह खामोशी थी। छोटी बच्चियां आंगन में फिर रही थीं। वैष्णवी को अंदाजा हो गया कि बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया। वो लपक कर किचन में गई, चाय का थर्मस भरा, फ्रिज से डबल रोटी निकाली, छुपाकर 2 पराठे पेपर में लपेट लिए। ये सारा सामान ट्रे में रखकर उसने कपड़ों से ढका और पड़ोस के घर चली आई। दोनों बच्चियों ने वैष्णवी को आते देखा तो खिल उठी। आ जाओ बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो। बच्चियां लपक कर वैष्णवी के पास आ गई। वो बहुत भूखी लग रही थी। क्या रात में खाना नहीं खाया था? वैष्णवी ने प्यार से उनसे पूछा। नहीं दीदी, खाने में बहुत मिर्चें थी। दादी ने भी नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया, एक बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया। वैष्णवी का दिल कटकर रह गया। उसने जल्दी से प्लेटों में नाश्ता निकालकर बच्चियों के सामने रखा। चाय के थर्मस में से चाय निकालकर उनके आगे रखी और अंदर कमरे में गई जहाँ बूढ़ी दादी उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें इन सब का फल ज़रूर देगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं उठ के उनके लिए खाना बना सकूं।
मगर ये दोनों मासूम हैं। माँ बाप के जाने का दुख अलग, मगर भूख से तो उन्हें भी लगती है, बूढ़ी दादी रोते हुए कह रही थी। आगे बढ़कर उन्होंने सांत्वना देने लगी, आप चिंता मत करिए, ये दोनों मेरी बच्चियां जैसी हैं, मैं उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी। वैष्णवी ने नाश्ता दादी के सामने रखा। वो रोते हुए थोड़ा बहुत खाना खाने लगी, मगर उससे ज़्यादा खाया ही न गया। वैष्णवी ने बर्तन समेट दिए। वो बाहर दोनों बच्चों के पास आई, जो एक दूसरे से बातें करते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। वैष्णवी मुस्कुरा दी। कुछ और चाहिए बच्चों? उसने बच्चियों से पूछा, और तभी पीछे खटका सा हुआ। वैष्णवी ने मुड़कर देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि पीछे उसकी सास खड़ी खा जाने वाली नज़रों से वैष्णवी को देख रही थी। उन्होंने वैष्णवी के द्वारा लाए हुए नाश्ते का सामान देखा और अंदर दादी के पास चली गई। कुछ देर वो अंदर बैठी रही। वैष्णवी को पता चल गया था कि अब सास के हाथों उसकी खैर नहीं। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे और वापस अपने घर आ गई, मगर सास ने उससे कुछ ना कहा। वैष्णवी हैरान थी। वो समझी शायद उसकी सास को बुरा नहीं लगा कि उसने पड़ोस के घर नाश्ता भेजा है। दोपहर के खाने में वैष्णवी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई, तो एक छोटी सी कटोरी में सब्जी डालकर पड़ोस में ले आई। सावित्री उससे दुआएं देती न थकती थी। छोटी बच्चियों को खाना खिलाने के बाद वैष्णवी ने उनको नहला धुलाकर कपड़े बदलाए और बालों में कंघी कर दी। बच्चियों की शक्ल ही बदल गई। वो शर्माते हुए खुश हो रही थी। वैष्णवी ने उन दोनों को गालों को चूमा। उसे बच्चे बहुत पसंद थे, मगर ना जाने क्यों शादी के 5 साल बाद भी भगवान ने उसे बच्चा न दिया था। वैष्णवी घर वापस आई, साथ दुपट्टा लपेटे आंगन में पड़ी थी। वैष्णवी को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। क्या बात है माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? वैष्णवी ने जाकर सास का कंधा हिलाया, मगर वह चुप रही। जब सास जब भी कभी इस तरह सर पर दुपट्टा बांधकर लेटा करती थी, उस दिन ज़रूर कोई ना कोई तमाशा होता था। वैष्णवी का दिल खटक सा गया, मगर आज कोई कारण नहीं था। वह खामोशी से रात के खाने की तैयारी करने लगी, और इसी बीच रजत भी आ गया। रजत घर के अंदर आया। क्या बात है, आज इतनी खामोशी क्यों है? रजत ने हंसते हुए कहा। वैष्णवी की सास यूं ही पड़ी रही। वैष्णवी किचन में से निकल आई। उसने पानी का गिलास लेकर रजत को थमाया। माँ, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? वैष्णवी ने चिंतित होते हुए पूछा। सास ने एकदम चेहरे पर से दुपट्टा हटाया। बड़ी आई मेरी चिंता करने वाली, मेरे बेटे को देखते ही तेरे ड्रामे शुरू हो गए। सारा दिन तो तूने मेरा हाल पूछा नहीं, मेरे बेटे की कमाई को लुटा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? सास ने वैष्णवी की ओर देखते हुए कहा। वैष्णवी चौंक गई। रजत ने भी मुड़कर माँ को देखा। क्या हुआ माँ, ये क्या कह रही हैं आप? वो एकदम सीधी होकर बैठ गई और बोली, मैंने क्या कहना है? तू तनख्वाह लाकर उसके हाथ में पकड़ा देता है ना। इसका तो बस नहीं चलता कि गली मोहल्ले में से कोई भी गुजरे तो उसको भी तेरी तनख्वाह के पैसे उठा के दे दे। सुबह से लगी है पड़ोसियों की सेवा करने में, कभी उन्हें नाश्ता दे रही है, कभी खाने दे रही है। फ्रिज में जो कुछ था ले जाकर उनके सामने रख दिया, फिर दोपहर के खाने में भी ट्रे भर भर के ले जाकर उनके सामने रख कर आई है। अभी महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, घर में रुपए पैसे की वैसे ही परेशानी, और इसको पड़ोसियों की सेवा करने से ही फुर्सत नहीं। वैष्णवी की सास ने 1 की 10 लगाकर रजत को बताई। रजत के माथे पर गुस्से से बल पड़ गए। दिल का वो भी बिल्कुल माँ की तरह ही छोटा ही था। उसने पलटकर वैष्णवी को देखा। वैष्णवी, तुम्हें पता तो था कि मेरी स्थिति आजकल थोड़ी तंग है, सैलरी मिलने में भी अभी काफ़ी समय है, तुम ज़रा देखभाल का खर्च किया करो। रजत ने थोड़ा गुस्से में कहा, मगर तभी माँ बोली, अरे ये क्या देखभाल कर खर्चा करेगी? इसको तो पड़ोसियों का दुख खाया जा रहा है, अपना घर बार कुछ नज़र नहीं आता। आज भी मुझे कह रही थी कि रजत की सैलरी आ जाए तो उसमें से कुछ पैसे उस बूढ़ी दादी और उसकी दोनों बेटियों को दे दूंगी। पता नहीं इसका वहाँ क्या चक्कर है जो हर समय वहाँ घुसी रहती है। जिस दिन से दोनों पति पत्नी मरे हैं, इसका तो अपने घर में दिल ही नहीं लगता। रजत की माँ जो बोलना चाह शुरू हुई, वैष्णवी उनका मुंह देखती रह गई। वो तो सिर्फ भलाई में 2 समय का खाना उन्हें दे आती थी, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या थी? रजत का पारा चढ़ गया। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। ये माँ क्या कह रही हैं? तुम मेरे पैसे भी उन्हें दे रही हो? पहले ही बोला था कि घर के खर्चे ज्यादा हैं और पैसे कम, संभाल कर खर्च करना। रजत चिल्लाने लगा। वैष्णवी ने बात संभालने की कोशिश की, मगर रजत काबू में न आया। आखिर तंग आकर वैष्णवी ने भी ने कहा, कैसे स्वार्थी लोग हैं आप। वो लोग हमारे साथ बरसों से इतने अच्छे से रह रहे हैं, अब अगर उनके ऊपर कठिन समय आया है तो 2 टाइम का खाना भी उन्हें देते हुए आप लोगों की जान निकल रही है। इतने स्वार्थी लोगों के बीच रहते हुए मेरा दिल तो घबराने लगा है। वैष्णवी के मुंह से ये शब्द निकलने की देर थी कि सास ने सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, हमें बातें सुनाती है, हमारा ही खाती है और हमें ही आके दिखा रही है। बस यही दिन देखना था। रजत, तू घर से बाहर जाएगा तो ये मुझे जान से मार देगी। रजत की माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अंदर से दोनों नंदे भी निकल आईं। वो भी भाभी के खिलाफ बोलने लगी। वैष्णवी हक्का बक्का उन सबको देख रही थी। रजत का पारा चढ़ चुका था। उसने वैष्णवी का हाथ पकड़ा। अगर ऐसी ही बात है तो निकल जाओ मेरे घर से और जाकर उन्हीं के बीच में रहो। खुद कमा कर खाओ, उन्हें भी खिलाओ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सबको पालता रहूं। एक धक्का देते हुए रजत ने वैष्णवी को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वैष्णवी आधी रात के समय घर से बाहर निकलकर खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बात पर उसकी सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया है। उसने पलटकर दाएं बाएं देखा। गली सुनसान थी। पड़ोस वाले घर से दोनों बच्चियों के रोने की आवाज़ आ रही थी।
उसे अपने घर से अभी तक सास की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर अब वो साथ साथ रजत को भी बातें सुना रही थी। वैष्णवी का दिल सुलग कर रह गया। भलाई करना भी आज के समय में कठिन था। वो बुझे दिल से के साथ चुपचाप पड़ोस के घर में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सामने का दृश्य देखकर उसने खामोशी से अपने आंसू साफ कर लिए। सामने दोनों बेटियां अपनी दादी के पास बैठी रो रही थी। सावित्री की हालत बुरी लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे उन्हें सांस नहीं आ रही। वैष्णवी लपक कर आगे बढ़ी। उसने पानी का गिलास भर कर दादी को दिया। थोड़ी देर तक तो वो उनकी पेट सहलाती रही, तो दादी की हालत कुछ ठीक हुई। दोनों बच्चियां खामोश हो गई थीं, मगर डरी हुई थीं। वैष्णवी ने प्यार से उन्हें अपने पास बुलाया तो दोनों लपक कर वैष्णवी के पास चली गईं। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। हम समझे दादी भी मम्मी पापा के पास चली जाएंगी, बड़ी वाली बेटी ने रोते हुए कहा। वैष्णवी ने उसे अपने साथ चिमटा लिया। चिंता मत करो, अब शायद मुझे यहीं रहना पड़े, वैष्णवी ने अपने आप से कहा। दादी ने चौंक कर उसे देखा और फिर जैसे बात समझ गई। पड़ोस वाले घर से आने वाली आवाज़ें तो उन्होंने भी सुन ही ली थी। क्या तुम लोगों ने खाना खाया है? वैष्णवी ने अपने विचारों को झटका और बच्चियों से पूछने लगी। उन्होंने नहीं में सर हिला दिया। सावित्री बोली, बेटा मुझसे खाना ने कहाँ बनता है, यही मोहल्ले से कभी कोई दे जाता है तो बच्चियों को खिला देती हूँ, वरना ये भूखी रहती हैं और मैं भी, उन्होंने दुखी होते हुए जवाब दिया। वैष्णवी मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। आप चिंता मत करें, मैं अभी बनाती हूँ। किचन में आलू प्याज रखे हुए थे। वैष्णवी ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना तैयार करना शुरू कर दिया। लड़ाकू सास और छोटे दिल वाले पति से तो वो पहले ही तंग आ चुकी थी, मगर आज दोनों ने जैसा कठोर रूप दिखाया था वो वैष्णवी दिल से बिल्कुल ही उतर गए थे। उसने खाना तैयार करके दोनों बच्चियों के सामने रखा और दादी के साथ बैठ गई। उसे उन दोनों बच्चियों से बड़ा प्यार था। उसे अपना बीता समय उन बच्चियों में दिखता था। यूं लगता है जैसे भगवान ने उसकी औलाद की कमी को पूरा कर दिया है। फिर तो वैष्णवी ने जैसे कसम ही उठा ली कि वो इन दोनों बच्चियों को कोई कमी नहीं आने देगी। मगर सबसे बड़ी परेशानी तो पैसों की थी। कमाई का कोई रास्ता उसके पास न था, मगर वैष्णवी ने इसका हल भी ढूंढ ही लिया। एक सप्ताह गुजरा तो रजत को वैष्णवी के जाने से फर्क पड़ने लगा। घर जो पहले हर समय साफ सुथरा रहता था, अब धूल मिट्टी से हटा हुआ रहने लगा था। खाना ठंडा मिलता, अक्सर तो घर में खाना बना हुआ ही ना होता। उसे वापस जाकर बाहर से खाना खाना पड़ता। तब माँ भी शोर मचा देती कि सुबह से भूखी हूँ। रजत को उनके लिए भी खाना लाना पड़ता। दोनों बहनें हाथ से ज्यादा आलसी और फूहड़ थीं। इस बात का अंदाजा भी रजत को अब हो रहा था। धीरे धीरे उसे पछतावा होने लगा। इतना तो वो जानता था कि वैष्णवी पड़ोस के घर में ही रह रही है। मोहल्ले की औरतों ने आकर उसे बता दिया था, मगर वो चाहता था कि वैष्णवी खुद ही वापस आ जाए, जबकि वैष्णवी का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक सप्ताह गुजरा, 2 सप्ताह गुजरे, मगर रजत के सारे धुले हुए कपड़े खत्म हो गए। सब उसने कहकर बहन से 1-2 जोड़े धुलवाए, मगर जब इस्त्री करने की बारी आई तो बहनों ने साफ जवाब दे दिया, भाई हमारे हाथों में दर्द होता है, भाभी को जाकर पड़ोस से ले आए। पहले भी सारे कपड़े वही इस्त्री किया करती थीं। बड़ी वाली बहन ने सर झटकर दोबारा से कमरे के अंदर जा घुसी। रजत ने कपड़े वापस बेड पर पटक दिए। अपने अहंकार में वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। वैष्णवी को खुद ही आना होगा तो आ जाएगी। रजत ने पैर पटके, मगर 2 सप्ताह और गुजरे तो रजत की बस हो गई। बगैर प्रेस किए कपड़े पहनकर नौकरी पर जाता तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते। बाहर के खाने खा खाकर उसका पेट खराब रहने लगा था। अब तो माँ भी ढके छुपे शब्दों में वैष्णवी को वापस लाने की बात कर दी थी। उन भूखे नंगों के बीच में रह रही है, अकड़ तो देखो, वापस आकर माफी नहीं मांगी, बल्कि जैसे वो लोग हैं भूखे नंगे, खुद भी वैसे ही बन गई है। रजत की माँ ने नफरत से कहा। रजत फैसला कर चुका था कि वैष्णवी को वापस ले आएगा। वह दबे कदमों से घर से बाहर निकला। पड़ोस का दरवाजा खुला था। एक बच्ची घर के अंदर जा रही थी। रजत भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। उसे लगा था कि सामने वैष्णवी बुरे हाल में नजर आएगी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी होगी, घर में खाने के लाले पड़े होंगे। ऐसे में वो एहसान करते हुए वैष्णवी को अपने साथ ले आएगा, मगर सामने का दृश्य देखते उसके होश उड़ गए थे। अंदर बरामदे में सफेद रंग के छोटे छोटे पार्सल का एक ढेर लगा हुआ था। वैष्णवी कॉपी और पेन हाथ के लिए जल्दी जल्दी कुछ नोट कर रही थी। एक मोबाइल उसके कान से लगा हुआ था। सावित्री की बड़ी पोती रखे हुए पार्सल पर टेप लगा रही थी और उसकी दादी के पास कुछ औरतें बैठी हुई थीं। घर का तो नक्शा ही बदला हुआ था। रजत हैरान रह गया, ये सब क्या था, ये पार्सल कैसे थे? और तभी उसके कान में 2 औरतों की आवाज़ पड़ी। वैष्णवी का ऑनलाइन रेडीमेड कपड़े बेचने का काम तो खूब चल निकला है, इससे बड़ी कमाई हो रही है, वो दादी से कह रही थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत अच्छी बच्ची है, भगवान उसके भाग्य खोले। मेरी बहू की दोनों बेटियों को अपनी बेटियों की तरह चाहती है। जब से आई है घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया है। इसका कारोबार चल पड़ा है। छोटी से छोटी सी फ्रॉक सिलकर ये ऑनलाइन बेचती है। ये सारे पार्सल भी इसी के हैं, दादी गर्व से बता रही थी। रजत हक्का बक्का खड़ा था और तभी खुले दरवाजे से एक छोटा सा लड़का अंदर आया। लाओ दीदी, जितना सामान देना है दे दो, गाड़ी आ गई है। वो आगे बढ़कर सामान उठाकर बाहर गाड़ी में रखने लगा। वैष्णवी बहुत बिजी दिखाई दे रही थी। जाते समय लड़के ने जेब से एक चेक निकालकर वैष्णवी के हवाले किया। ये ले दीदी, हमारी कंपनी ने आपसे जितना माल खरीदा है ये उसके पैसे हैं। मालिक ने चेक भेजी है। वैष्णवी ने मुस्कुराकर चेक उसके हाथ से लिया।
पूरे 50,000 का चेक था। रजत झटका खाकर रह गया। इतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं थी। वो एकदम आगे बढ़ा। वैष्णवी उसकी आवाज़ सुनते ही पलटी और उसके माथे पर बल दिखने लगे। चलो, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ, रजत ने कहा। वैष्णवी मुस्कुरा दी। अब यही मेरा घर है। ये दोनों बच्चियां मेरी बेटियां हैं। ये बूढ़ी दादी मेरी माँ है। मैंने आप लोगों की बहुत सेवा की, मगर किसी ने मुझे अपने दिल में जगह नहीं दी। मगर सिर्फ 1 महीना इनकी सेवा करने के बाद भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा कर दी। अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आपकी भी नहीं, वैष्णवी ने पलटते हुए कहा। रजत ने उसकी बहुत मिन्नत की, मगर वैष्णवी वापस आने को तैयार न थी। उसका कारोबार जम चुका था। 2 छोटी बच्चियों की सूरत में उसे बेटियां मिल गई थीं। उसे और क्या चाहिए था। रजत खाली हाथ कर वापस आया। सास दरवाजे पर खड़ी थी। लाया नहीं वैष्णवी को? बड़े जोर की भूख लग रही है, सास ने पूछा तो रजत उन्हें देखने लगा। अभी तो माँ नाश्ता करवाया था आपको। वो तंग होते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गया। धूल से उसे खांसी आने लगी। घर का बुरा हाल था, मगर वो जानता था उसने अपना स्वर्ग अपने हाथों से उजाड़ा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।